नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज़ देख रहे हैं। मिड मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, जिसके बाद से स्टेप बाय स्टेप करके सभी जितने भी दुकान हैं या अन्य जो संसाधन होते हैं वो सब धीरे धीरे खुल चुके हैं। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जो आज इतने महीने बाद भी पूरी तरह से बंद है। इस पे सरकार या ना तो केंद्र सरकार से कोई विशेष गाइडलाइन जारी किया गया है, न ही राज्य सरकार से किया गया है। ये जो शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में खासकर हम बिहार की बात करेंगे आज, और बिहार में भी बात करेंगे निजी शिक्षण संस्थानों के बारे में। निजी शिक्षक किस तरह से किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक तो ऐसे शिक्षक जो पटना ज़िले के नौबतपुर में एक शिक्षण संस्थान चलाते हैं। इस शिक्षण संस्थान के बारे में बता दें कि नौबतपुर के सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में इनका नाम आता है टैलेंट कोचिंग सेंटर। आपको बता दें कि इस संस्थान से 2011 में बिहार बोर्ड की जो मैट्रिक की परीक्षा हुई थी उसमें टॉप 10 में 2 विद्यार्थी थे, वहीं टॉप 15 में 3 विद्यार्थी का नाम आता है। तो और एक ऐसे शिक्षक हैं जो इस इलाके में कई निजी शिक्षण संस्थानों में जाके पढ़ाते थे। हम आपसे पहले जानना चाहेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं मार्च के बाद से आप लोगों को। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, टैलेंट कोचिंग सेंटर। देखिए, ऐसे तो लॉकडाउन ये मार्च के लास्ट वीक में आया था, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसके लिए तो लॉकडाउन मिड मार्च में ही शुरू हो गया था। उस समय से लेके अभी तक पूरी तरह से बंद है। हालांकि कुछ लोग चोरी छुपे इसको चला रहे हैं, क्योंकि वो भी आखिर मजबूर हो गए होंगे। मैं उन्हें दोष नहीं लगा सकता हूँ कि वो क्यों चला रहे हैं। कई तरह की परेशानियां हैं, इस वजह से कुछ लोग बाध्य हुए होंगे। हालांकि हमने अभी तक पूरी तरह से इसको बंद रखा है, लेकिन अब गार्जियन का और बच्चों का फ़ोन आ रहा है। सबसे प्रॉब्लम ये है कि सरकार जो है बच्चों को दिग्भ्रमित करके रखी हुई है। जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो निजी जो शिक्षक हैं उनको क्या क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी लगभग में 5 महीने हो गए हैं और आप लोगों का कोई और इनकम का कोई स्रोत नहीं होगा, तो कैसे चल रहा है? बिल्कुल, जो सेविंग हम लोगों का था उसी सेविंग से हम लोग अभी खर्च कर रहे हैं। 1 रुपये भी पैसे अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग टोटली जो है कोचिंग पे ही निर्भर हैं। बच्चों को पढ़ाते हैं और वो जो हमें मंथली जो फीस जमा करते हैं उसी पैसे से टीचर का भी पेमेंट करते हैं और हम लोगों का भी उसी में काम चलता है। ये आप चाहेंगे कि उज्जवल जी आप एक बार दिखा दें ग्राउंड को भी। पूरा जो है आपका एक बड़ा कैंपस है और इसका मामूली सी बात है कि इसका किराया भी आपको देना होता होगा। तो इन सारी चीज़ों को सेविंग से मैनेज करना, और कितने दिनों तक अब और आप कर पाइएगा ये सब? ये बहुत मुश्किल बात है और बहुत कठिनाइयों के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। अब हर चीज़ को बताना थोड़ा मुश्किल भी होता है, अपनी बातों को कहना थोड़ा मुश्किल भी होता है सोसाइटी में कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम, हमारे साथ वो प्रॉब्लम। लेकिन एक बात जान लीजिए कि लगभग सभी जो टीचर हैं, जो प्राइवेट टीचर हैं, पूरे बिहार के ही नहीं पूरे इंडिया के, सबके साथ ये समस्या है। क्योंकि असल में देखा जाए तो एजुकेशन तो प्राइवेट टीचर ही दे रहे हैं। सरकारी जो शिक्षक हैं, खासकर हमारे बिहार में सब लोग जान रहे हैं। अभी हाल ही में हड़ताल हुआ था शिक्षकों का। गार्जियन और लोगों को पता भी नहीं था कि हड़ताल कब हुआ और कब ख़त्म हो गया, क्योंकि लोग प्रभावित होते ही नहीं हैं सरकारी शिक्षकों के हड़ताल से। सब लोग कोचिंग में पढ़ता है या ट्यूशन में पढ़ता है, तो पढ़ाते तो हम ही लोग हैं। निश्चित तौर पर रिजल्ट भी बेहतर जो होता है वो कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों की बदौलत ही होता है, सभी कोचिंग संस्थानों की बदौलत होता है। और उसको जो है सरकार पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। सबके लिए बात हुई कि मजदूरों की पलायन की बात हुई, उसके अलावा दुकानदारों की बात हुई, सारे मार्केट खुल गए। अब ऑटो चालक भी अब गाड़ी चला रहे हैं, लोग स्पेशल ट्रेनें भी चलने लगी है, फ्लाइट भी चल रहा है। अब एरोप्लेन से भी लोग अब बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर सब जगह जा ही रहे हैं। लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। 3 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सब लोग ये सोच रहा था कि हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपने भविष्य को बचाना है। लेकिन देश और भविष्य को बचाते बचाते अब अपने अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो रहा है। अभी मैं चलना चाहूँगा परमेंद्र दयाल सर के पास। ये सर थोड़ा सा और नज़दीक आ जाइए। ये नौबतपुर के
लगभग 1 दर्जन कोचिंग संस्थाओं में जाके और शिक्षा देते थे बच्चों को, और इनका तो समस्या आ गया कि ये अपना जब संस्थान चला रहे हैं तो जो समस्याएं थी सर ने बताया। सर, आपके साथ क्या क्या समस्या आ रही है? जितने भी कोचिंग संस्थान में आप पढ़ाते थे उनके द्वारा आपको पेमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और क्या क्या समस्याएं हैं इतने महीनों में? समस्याएं तो बहुत है। करीब करीब नवदपुर के सब कोचिंग संस्थान में जाते थे। विगत 6 महीना से हम घर में बैठे हुए हैं, और हमारा एक बेटा और एक बेटी है, दोनों बाहर पढ़ाते थे। सब लोग घर पे आए हुए हैं, लेकिन जहाँ पढ़ता था, एक बिहार इंजीनियरिंग कर रही है मेरी बच्ची, वहाँ से भी ट्यूशन फ़ी की मांग आ रही है। एक पंजाब में पढ़ता है मेरा बेटा, वहाँ से भी ट्यूशन फ़ी की मांग आ रही है। अब हम करें तो क्या करें? हम लाचार हैं, और मेरा पूर्णतः इसी पर आर्थिक स्थिति मेरा डिपेंड है। अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अब हम करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। और जितने सारे इस नवदपुर इलाके के स्टूडेंट्स हैं, वो सब मेरे पास कॉल करना शुरू कर दिया है कि सर अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, कुछ हम लोग पर ध्यान सरकार नहीं दे रही है। और फॉर्म भी भरा रहा है मैट्रिक का, चाहे आईएससी का, तो वहाँ भी बहुत भीड़, बहुत गैदरिंग रह रही है, तो वहाँ सरकार छूट दे रही है, लेकिन हम लोगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम पढ़ाई दम व्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो बहुत तरह की समस्याएं, बहुत तरह की परेशानी आ रही है, और हम अब मरता क्या न करता। कुछ लोग कोचिंग संस्थान नवदपुर में खोले हुए हैं, ये सोचकर खोले हुए हैं कि ऐसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी मरेंगे। अगर पुलिस आएगी, प्रशासन आएगी, पकड़ के ले जाएगी तो क्या करना है? कम से कम जेल में जाएंगे तो वहाँ तो खाना मिलेगा, भूख मरने से अच्छा है कि वहाँ खाना मिलेगा। ये सोचकर कुछ लोग हिम्मत करके कोचिंग संस्थान खोले हुए हैं, चला रहे हैं। हम उनको धन्यवाद देते हैं जो खोले हुए हैं। बहुत दिन बेसब्री से इंतजार किए, धैर्य के साथ इंतजार किए। ये बड़ी बात है सर, जो शिक्षकगण बच्चों को नियम कानून का पालन करना सिखा रहे हैं, वही शिक्षक का नियम के खिलाफ जाके अगर कोचिंग खोल रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है। ये, और उसके बाद जो शिक्षक नहीं भी जा रहे हैं वो बाहर से समर्थन कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि हम धन्यवाद करना चाहेंगे। तो सरकार से क्या मांग होगी आपकी? अभी सरकार से ही मांग होगी कि थोड़ा समझे, और एक अगर सरकार को लग रही है कि ये बीमारी सचमुच बहुत घातक है, तो ऐसा व्यवस्था करके हर एक प्राइवेट को, जहाँ कोचिंग है, प्राइवेट स्कूल है, वो सब व्यवस्था करके सुचारू ढंग से खोलने की अनुमति दे दी जाए, पूरे गाइडलाइन देकर। अगर ऐसा लगे तो पूरा मास्क के साथ, पूरा वो सैनिटाइजर के साथ करके सरकार खोले। हम सरकार से ही मांग करते हैं। एक और बड़ा समस्या है सर, सिलेबस को कंप्लीट करने का। चूँकि फॉर्म वगैरह सब अपने टाइम पे है, रिजल्ट भी अपने टाइम पे आया, लॉकडाउन के बीच ही रिजल्ट भी आया था, तो किस ज़्यादा प्रेशर जो है सरकारी विद्यालयों से ज़्यादा प्रेशर आप कोचिंग वालों को होता है कि सिलेबस समय पे कंप्लीट करवाना है, 1-2 बार रिवीजन भी करवा देना है फास्ट में करके, तो इसको आप कैसे कंप्लीट करवाइएगा? देखिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि अब सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अब खोला जाए। मैं समझता हूँ छोटे छोटे बच्चों का यदि आप नहीं भी अभी खोलेंगे, उसको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद खोलेंगे, लेकिन मुझे लगता है हाई स्कूल से लेके कॉलेज तक आपको अब खोल देना चाहिए। इसलिए 2-3 मैं तर्क देना चाहूँगा यहाँ पर। ऐसे भी अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आ गया। एम्स का आज एग्ज़ाम चल रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और सितंबर 1st वीक में स्टार्ट हो जाएगा जेईई मेंस का एग्ज़ाम, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम, बाद में जेईई एडवांस का भी एग्ज़ाम होगा। आपने सुने कि सारे यूनिवर्सिटी भी अब एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर दिया। आज पेपर में पटना यूनिवर्सिटी का भी आज निकल गया है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने वाले हैं। इसका मतलब है कि अब खुलना चाहिए। अच्छा, शिक्षा को लेके जो है सरकार के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा की बात कही गई थी कि ऑनलाइन टीचिंग जो है चालू रखिए, इससे बच्चों को सिलेबस पूरा करने में कोई परेशानी नहीं होगी और बच्चों को शिक्षा मिलते रहेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। केवल सीबीएसई बोर्ड ने ही ऐसा किया है। बिहार बोर्ड में हमने आज तक नहीं सुना कि मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से कोई ऐसा बयान आया है कि सभी सरकारी स्कूल वाले, सभी प्राइवेट स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दीजिए क्योंकि हम मैट्रिक का एग्ज़ाम लेने वाले हैं। ऐसा कोई अभी तक कुछ भी बयान नहीं आया है। और मुझे नहीं लगता है किसी भी सरकारी स्कूलों में, जैसे कि हाई स्कूल मरपुरा यहाँ पर है, क्या वहाँ पर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कराया गया है? सरकारी स्कूल में बात कर रहा हूँ, तो हुआ ही नहीं है। तो इस आधार पर देखा जाए तो एग्ज़ाम ले ही नहीं सकते हैं बिना क्लास किए हुए। आज की परिस्थिति में ऑनलाइन शिक्षा अव्यावहारिक है।
इसलिए अव्यवहारिक है कि एक तो इसकी कोई तैयारी नहीं हुई, अचानक से ऑनलाइन शिक्षा लोगों ने देना शुरू कर दिया। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अधिकांश बच्चों के पास वैसा साधन उपलब्ध नहीं है। अब बताइए, छोटा सा एक मोबाइल है, उसमें कितना ढंग से उसको एजुकेशन मिल पाएगा। हम लोग जब क्लास में पढ़ाते रहते हैं, एकदम सामने में पढ़ाते हैं, जब कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो बच्चा खड़ा होकर पूछता है, जब पूछता है तो उसको बताए, फिर पूछता है, फिर से बताए, बार बार उसको बताते हैं, तब उसका समाधान होता है कि नहीं। बाकी बच्चे भी क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर, तो और ढंग से क्लियर होता है। और यह आपको बता रहा हूँ, आर्ट्स पेपर की बात बता रहा हूँ, साइंस और मैथ्स में तो एकदम से मुश्किल है ऑनलाइन एजुकेशन देना, क्योंकि वहाँ पर तो कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता वहाँ पर, इसलिए वो संभव नहीं है। अगर वो उससे अच्छा, अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं या ऑनलाइन एजुकेशन देना शुरू करते हैं, तो उससे अच्छा वीडियो तो यूट्यूब पर है, जो पहले से ही उपलब्ध है। अगर बच्चा चाहे तो उस वीडियो को देख सकता। अगर जानकारी के लिए वीडियो देखना है तब तो यूट्यूब पर उपलब्ध है, और एक से एक वीडियो उपलब्ध है, तरह तरह से समझा करके वीडियो उपलब्ध है, और आज भी है, पहले भी था और बाद में भी रहेगा। एक तो ये तर्क हमारा है कि ऑनलाइन एजुकेशन ये संभव नहीं है। ऊपर से क्या है कि लोगों के पास साधन भी नहीं है, और कुछ लोगों ने तर्क दिया कि हायर एजुकेशन में संभव है, कुछ हद तक संभव है, लेकिन पूरी तरह से वहाँ भी संभव नहीं है राकेश जी। इसलिए संभव नहीं है कि मेरा तर्क ये है, अगर ऑनलाइन एजुकेशन से ही अगर पढ़ाई मिल जाती लोगों को, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में है, वहाँ पर बच्चे क्यों पढ़ने जा रहे हैं भारत के करोड़ों रुपए खर्च करके? ऑक्सफोर्ड में पढ़ने क्यों जा रहे हैं खर्च करके? चाहता तो वहाँ से ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट होता और लोगों को हार्वर्ड की शिक्षा यहीं मिल जाती, ऑक्सफोर्ड की शिक्षा यहीं पर मिल जाती। तो संभव ही नहीं है, ये बेकार की बातें हो रही इस देश में अभी। जब तक टीचर की आंखें बच्चों से नहीं मिलती है, जब तक हमारा इमोशनल अटैचमेंट बच्चों से नहीं होता है, ऑनलाइन शिक्षा संभव इसलिए नहीं है। तो अच्छा सर, आपसे एक सवाल होगा, क्योंकि आप दोनों लोग पटना के कई शहरी क्षेत्र के जो शिक्षक होंगे उनके भी संपर्क में होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह, और यहाँ तो खैर ग्रामीण इलाके में है तो कैंपस का ये हाल है, और किसी तरह से किराया भी कम यहाँ का होगा। पटना में जो कोचिंग संस्थान है वो लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? अगर आपकी बात किसी भी शिक्षक या कोचिंग संचालक से हुई होगी तो उसका थोड़ा सा बताएं। मुझे बात होती है जो पटना में कोचिंग चला रहे हैं, उनकी स्थिति तो और बहुत ख़राब है। 1 महीना तो धैर्य से रहे, लेकिन वहाँ जिस रूम में कोचिंग चलाते थे, वहाँ के जो मकान मालिक पैसा मांगना शुरू कर दिया। 1 महीना 2 महीना किसी तरह से रहे, तीसरा महीना जब आया तो वहाँ से सारे कोचिंग को बंद करके कुछ लोग इस नवतपुर इलाके के और अपने घर पे चले आए। तो ये स्थिति है शहर में रहने वाले लोगों की। अब हम सरकार से आप लोगों की क्या मांग है, ये आप बताएं सर। सरकार से मांग है कि अब जो है, मुझे लगता है कि जब अब सब कुछ स्टार्ट हो गया है, अब एग्ज़ाम शुरू हो गया, नीट का, जेईई मेंस का, यूनिवर्सिटी का, सब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, सब में एडमिशन अब होगा। अब जो है सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बच्चों का सारा शंका दूर करे, ठीक है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट करे। उसके पीछे तर्क है हमारा, क्यों स्टार्ट हो जाना चाहिए। पे हम आएंगे सर। अभी आपकी जो मांग है उसके मेरी मांग यही है कि सरकार को अब ये 6 जून तक बंद है, लॉकडाउन है सरकार की तरफ से। हालांकि लॉकडाउन का पालन होता नहीं, 6 सितंबर तक, हाँ, पालन होता नहीं है, फिर भी उनकी बात मान भी ली जाए तो उस 6 सितंबर के बाद उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टार्ट करना चाहिए। और मेरा मानना है कि कम से कम शुरुआत जो है बड़े लड़कों से हो जाए, हाई स्कूल से स्टार्ट हो जाए, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है नीचे के स्टूडेंट को बुलाया जाए। अच्छा, बच्चों को, ये तो अभी आप लोगों का पक्ष था, बच्चों के मन में एक सवाल है कि अगर आप इतने दिनों तक बंद रहा जब संस्थान, उसके बाद आप सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे जब भी खुलेगी इंस्टीट्यूट, तो आपका जो फ़ी है वो सेम रहेगा, पहले के अपेक्षा ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा, या सेम रहेगा? देखिए, हम लोगों का मंथली फीस होता है, ईयरली फीस भी हम लोग लेते हैं, पर वो तय मंथली से ही तय करते हैं कि मंथ में इतना होता है तो ईयर में इतना होगा, ईयर में थोड़ा सा हम लोग पैसा कम कर देते हैं। तो जितना मंथ का क्लास चलेगा उतना मंथ का ही हम लोग फीस लेंगे। पूरे बिहार के जो है, चूँकि अभी बिहार का ही बात करते हैं, पूरे बिहार के निजी संस्थान चलाने वाले शिक्षक, प्राइवेट शिक्षकों के लिए आपका क्या संदेश होगा? उन लोगों को अगर आप कोई संदेश देना चाहें जिससे आगे की रणनीति आप लोगों की तैयार हो, तो उस पर बताएं। मेरा मानना है कि पूरे बिहार स्तर पर प्राइवेट टीचर्स का एक संगठन होना चाहिए, जो अपने हितों को जब भी नुकसान पहुँचे तो हम सरकार के समक्ष
अपनी बातें लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी बातें सुनी जाएगी। अब आश्चर्यजनक है, सोच लीजिए कि जहाँ पर पढ़ाई कम मिलती है या न के बराबर मिलती है, वहाँ के टीचर्स यूनाइट हैं, यानी हम सरकारी शिक्षण संस्थानों की बात कर रहे हैं, तो उनका वेतन बढ़ जाता है कि नहीं? और हम लोग यूनाइट नहीं हैं, जबकि उनसे ज़्यादा संख्या में हम लोग हैं और उनसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं एजुकेशन सिस्टम को। और मेरा मानना है कि सरकारी और प्राइवेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ सरकारी है, मान के चलिए आप। ये केवल मैनेजमेंट का ही अंतर है कि कोई सरकारी है और कोई प्राइवेट है। अन्यथा अगर हम प्राइवेट होते तो जाड़ा आ गया तो बंद, गर्मी आ गया तो बंद, कोरोना आ गया तो बंद, तो सरकारें तय कर रही हैं ना सब कुछ, तो हम भी तो सरकारी हैं देखा जाए तो मुझे लगता है कि सब लोगों को यूनाइट रहना चाहिए। जहां हमारे हितों का नुकसान हो, हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए और सरकार के समक्ष अपनी मांग रखनी चाहिए, ताकि हमारे हितों का नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए, अब एक दो तीखी सवाल होगी। आपने तर्क की बात की, जब पूरा विश्व इस कोरोना काल में त्राहिमाम है, आपके बिहार का ही आप ले लीजिए, हॉस्पिटल में मरीजों को रखने का जब जगह नहीं है, ऐसे में मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है, वैसे में आप शिक्षण संस्थान खोलने की बात करते हैं, क्यों? इसके पीछे तर्क है, जोरदार तर्क है, मैं आपको बता रहा हूँ। शुरुआत में जो 3 महीना बंद था, उसमें हम लोग और सपोर्ट करते थे। हम लोग जो भी कॉल आता था बोलते थे कि नहीं, आप लोग घर पे रहिए, बाहर नहीं निकलना है, बाहर कभी इमरजेंसी में निकले भी, इमरजेंसी में निकलिए, बाहर मत निकलिए, तो मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, ये यानी जो भी साधन है कोरोना से बचाव के लिए वो आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन उसके बाद देखिए, सरकार ने कहा कि दुकान खुल जाएगी, सब दुकान खुल गया, टोटल दुकान खुल गया। पहले केवल सब्जी मार्केट खुला हुआ था, किराना स्टोर खुला हुआ था, दूध की दुकानें खुली हुई थी, लेकिन अब सारी दुकानें खुल गई। अब राखी पे भीड़ लग गई, रोड जाम हो गया। अब पटना में जाइएगा तो आपको ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ जाता है, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। पब्लिक मीटिंग शुरू हो गया है, जो आप चुनाव को लेकर के देख लीजिए आप, तो कृष्ण मेमोरियल हॉल में मीटिंग चल रहा है, धरने प्रदर्शन भी जहाँ तहाँ हो रहे हैं, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, चुनावी दौरे भी शुरू हो गए हैं। तो आप, ये लीगल बात मैं कर रहा हूँ, इलीगल बात नहीं कर रहा हूँ, लीगल तरीके से ही सरकार ने अब खोल दिया है। बिल्कुल सर, आप अलग अलग शिक्षण संस्थानों में जाते हैं, एक क्लासरूम का जो है आप एरिया बताइए कि कितना होता है और लगभग कितने बच्चे उसमें बैठते हैं? एक कोचिंग पर डिपेंड करता है, कहीं बड़ा कमरा है, जो अगर देखा जाए कहीं छोटा कमरा है, तो मुश्किल से 40-50 अधिकतर कोचिंग में जगह है, 40 से 50 के लमसम है। कितना एरिया में? और करीब 18-22 कहिए। 18-22 कहिए। इसमें अगर आप कोचिंग खोलने की बात करते हैं तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? वो चर्चा हुई थी कुछ शिक्षकों से, तो उन्होंने कहा कि हम लोग शिफ्ट बाय शिफ्ट बांट देंगे। अगर एक बेंच पर 2 बैठाना है तो ऐसे कुछ विद्यार्थी को 1 घंटा पहले बुलाएंगे, कुछ को बाद में बुलाएंगे, ऐसे करके हम लोग पढ़ाई पूरा करेंगे। कल अगर सरकार शिक्षण संस्थानों को खोल दी, कल कहें तो जब लॉकडाउन जब खत्म होने वाली है 6 सितंबर को, उसके बाद आप कोचिंग संस्थानों में बच्चों को संक्रमित होने से कैसे बचाने का कुछ तो प्लानिंग आप लोगों ने किया होगा? हाँ, प्लानिंग हो चुका है बचाने के लिए। वो सबको अनिवार्य है कि मास्क लगा के आना है, दरवाज़ा पर ही सैनिटाइजर से उसका हाथ धोया जाएगा और बेंच पर भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए बैठाया जाएगा, ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। हम लोग अभी फिक्र है बच्चा पर, ऐसा बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक इतना दिन से अनुभव रहा कि इसका जो डेथ रेट है बहुत कम है, जिसके पास अंदर से ऊर्जा अधिक है उसे कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं रही है, तो चाहिए सरकार को कि अब खोल दे, इसी में भलाई है बच्चों का भी। कोचिंग संस्थान खोलने के लिए आप लोगों के कहने का पीछे जो है मुख्य मकसद क्या है? आमदनी का फिर से शुरू हो जाना या बच्चों को शिक्षा देना? दोनों है। सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद आमदनी, दोनों ज़रूरी है। शिक्षा, एक पढ़ाई जो होती ना है वो एक लय बन जाता है पढ़ने का। जब दशहरा की छुट्टी होती है तो 10 दिन की छुट्टी होती है, उसके बाद विद्यार्थी को पढ़ने का मन नहीं करता है, 3-4 दिन तक संपर्क टूट जाता है। और अभी स्थिति ऐसी है कि 6-6 महीना तक विद्यार्थी घर बैठे हुए हैं, उसका पढ़ाई से इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और ख़त्म हो भी गया है। अब उसको लय में लाने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से सुचारू रूप से लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन
शिक्षा के पैसा के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है और दोनों अनिवार्य है। चलिए इस बातचीत को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद सर, आप दोनों का समय देने के लिए। और उम्मीद है आप लोगों के मन में, बच्चों के मन में, प्राइवेट शिक्षकों के मन में जो भी सवाल होगा वो इस बातचीत में उसका जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। और निजी तौर पे मेरा भी ऐसा मानना है कि अब शिक्षण संस्थानों को खोल देना चाहिए। खासकर प्राइवेट शिक्षकों के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि कैसे इन लोगों का चल रहा है, क्योंकि मुख्य रूप से ये लोग इन लोगों का जीविकोपार्जन मुख्य रूप से शिक्षा पे ही निर्भर था और लगातार 4-5 महीने से पूरी व्यवस्था सब बंद है। सरकारी जो भी शिक्षक हैं उन लोगों को तो उनका पेमेंट आ रहा है, लेकिन इन लोगों का स्थिति काफ़ी दयनीय हो गया है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, पहुंचाएं सरकार तक, सरकार में बैठे लोगों तक। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।